वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मेरे पास 2 इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे, तो अगर आप पहली बार आ रहे हो तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं जो कि सेमेस्टर 2 एंड ऑनवर्ड्स है। मतलब कि सेमेस्टर 1 नहीं चलती है। सेमेस्टर 1 के सारे जितने भी टेक्स्ट हैं वो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ। यूट्यूब पे उनकी वीडियो आएगी। ओके, तो सेमेस्टर 2 एंड ऑनवर्ड्स क्लासेस चल रही हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट की पीडीएफ चाहिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मैं इसमें अंडरलाइन भी करवाती हूँ पढ़ाते वक्त, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ, तो टेक्स्ट का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास टेक्स्ट नहीं है तो आप व्हाट्सएप करके टेक्स्ट की पीडीएफ ले लीजिए, उसका प्रिंट आउट लेके और फिर पढ़िए बैठने। तो आज हम पढ़ेंगे पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ये लिखा है अब्दुल कलाम जी ने। सी, टाइटल इटसेल्फ इज वेरी गुड। टाइटल खुद में ही बहुत अच्छा है। यानी कि पैट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है? देशभक्ति, राइट? तो पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, ये जो हम लोग पॉलिटिक्स और रिलीजन पे पैट्रियोटिज्म दिखाते हैं ना, डिबेट करते हैं ना, इससे ऊपर भी है कुछ जो देशभक्ति के अंदर ही आता है। तो इसमें उन्होंने वही सारी चीजें बताई हैं, वही सारी चीजें, वही एक्सपीरियंस अपने शेयर किए हैं। का जो ये ऐसे है, ये इग्नाइटेड माइंड्स, इनकी एक बुक है, उसमें आया था। इसका पूरा नाम है इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। इसमें उन्होंने अपने आइडियाज बताए हैं कि वो किस तरीके से डेवलप्ड इंडिया को चाहते हैं, कि जो डेवलप्ड इंडिया हो वो किस तरीके का हो। तो इनकी इस बुक का चैप्टर नंबर 5 है ये, पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। ये पब्लिश हुई थी 2002 में। तो इसकी स्टार्टिंग होती है कोट से, कोटेशन से, एंड दैट कोटेशन सेज, आई डू नॉट केयर फॉर लिबरेशन, I would rather go to 100,000 hills, doing good to others silently, like the spring. This is my religion. बाय स्वामी विवेकानंद। ये जो कोटेशन है बेसिकली ये पूरी नहीं है, ठीक है। आई डू नॉट केयर फॉर लिबरेशन, इसके बाद भी कुछ है, छोटा सा सेक्शन है जो लिखा हुआ है, जो अब्दुल कलाम जी ने इसमें नहीं मेंशन किया है। और ये जो है ना, ये जो कोटेशन है पूरा पूरा लेटर है, और ये लेटर स्वामी विवेकानंद ने स्वामी ब्रह्मानंद को लिखा था रिप्लाई देते हुए, उनके ही लेटर का रिप्लाई देते हुए। तो इनकी ये जो लेटर है, इनकी एक सीरीज है एपिस्टल्स करके, जो कि 7 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी, जिसमें 3rd सीरीज जो आई थी, उस वॉल्यूम में, उस सीरीज में ये लेटर इनका पब्लिश होता है। ये जो लेटर है इसका फोटो आपको दिख रहा होगा, ये है पूरा लेटर। इसकी देखिए जो हाईलाइटेड लाइंस है, जो यहाँ पे मेंशन है एज अ कोटेशन, जो मेंशन की गई है अब्दुल कलाम जी के द्वारा, वो हाईलाइट होगी लेटर में। आप देख रहे होंगे कि ये कंप्लीट नहीं है। आई डू नॉट केयर फॉर रिवोल्यूशन के बाद भी है कुछ। क्लियर? सो बेसिकली स्वामी विवेकानंद इसमें रिप्लाई देते हुए लिख रहे हैं स्वामी ब्रह्मानंद को कि मैं लिबरेशन, आई डू नॉट केयर फॉर लिबरेशन, मुझे लिबरेशन से मतलब नहीं है। मेरे लिए रिलीजन जो है वो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब नहीं है। मेरे लिए रिलीजन है दूसरों का अच्छा करना, दूसरों के लिए अच्छी सोच रखना, दूसरों की भलाई करना, वो उनका रिलीजन है। बेसिकली ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम ये पूरा ऐसे पढ़ने के बाद ये समझेंगे कि आखिर अब्दुल कलाम जी ने यही कोटेशन क्यों डाला है, कोई दूसरा कोटेशन क्यों नहीं यूज किया उन्होंने, या क्यों नहीं लिखा उन्होंने। वन मोर थिंग, ये जो ऐसे लिखा गया है ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, क्योंकि इसमें अब्दुल कलाम जी ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, तो वो खुद को लेकर के लिख रहे हैं। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Walking has been an essential part of my life. अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि टहलना उनकी जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। Wherever I go, I make it a point to walk 5 kilometers in the morning. क्या बोलते हैं? कह रहे हैं कि मैं कहीं भी जाऊं, मैं जहां भी जाता हूं, मैं ये ध्यान में रखता हूं और मैं ये श्योरिटी रखता हूं कि मैं एटलीस्ट 5 किलोमीटर्स सुबह सुबह टहलूं। जहां भी वो गए हैं उनका ये रूटीन में शामिल है एक तरीके से। I am particularly attached to seeing the beauty of the sunrise
क्या बोल रहे हैं वो कि मैं आई एम पर्टिकुलरली, यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलरली वर्ड का यूज क्यों किया है? क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि सभी को सनराइज अच्छा लगता हो, किसी को सूरज का डूबना अच्छा लगता है देखना, किसी को उगना अच्छा लगता है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आप मेरी बात करें तो मुझे पर्सनली, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे पर्सनली ये चीज पसंद है, तो वही पर्सनली के सेंस में यहाँ पे पर्टिकुलरली यूज किया गया है। वो कह रहे हैं कि मुझे पर्सनली, मैं अटैच्ड हूँ, मुझे पर्सनली सनराइज देखना अच्छा लगता है, वो जो उसकी जो ब्यूटी होती है उसे देखना अच्छा लगता है, उगता हुआ सूरज देखना अच्छा लगता है। द लाइट दैट प्रीसीड्स इट्स अराइवल, वो जो एक रोशनी होती है जो ये संदेश दे रही होती है, जो ये बता रही होती है कि हाँ अब सूरज उगने वाला है। जब सूरज उगने वाला होता है तो आप लोग ने देखा होगा कि जो बादल है वो ऑरेंजिश ऑरेंजिश हो जाते हैं और काफी अच्छा सा लगता है ना, वही चीज, वही उसी लाइट की बात हो रही है। एंड माई ईयर्स आर ट्यून टू द सॉन्ग्स दैट बर्ड्स सिंग टू वेलकम द डॉनिंग ऑफ अ न्यू डे ऑन दिस प्लैनेट, और उनके जो कान हैं वो ट्यून्ड हो जाते हैं, यानी वो सुनने को तैयार हो जाते हैं उस सॉन्ग्स को, उन सॉन्ग्स को जो बर्ड सिंग करती हैं, ये बताते हुए, ठीक है, वेलकम करते हुए कि अब न्यू डे शुरू होने वाला है, एक नया दिन, एक नई शुरुआत शुरू होने वाली है। बेसिकली सुबह सुबह देखा होगा जब एकदम सनराइज का टाइम होता है तो जो चिड़िया होती हैं वो बहुत चहकती हैं, अपने घोंसले से बाहर निकलती हैं, वो लोग भी चहकती रहती हैं। तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छे से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि वो जो है वेलकम करती हैं जो न्यू डे निकल रहा है इस प्लैनेट पे, एक जो नई शुरुआत होने वाली है हर एक स्पीसीज के लिए, वो उसको उस तरीके से वेलकम करती हैं चिर्पिंग करके। Each time I experience these phenomena, हर सुबह मैं इस फिनोमिना को एक्सपीरियंस करता हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन ऐसा ना हुआ हो। ओके, द कूल ब्रीज, ठंडी हवा, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स एंड द अराइवल ऑफ द सन। अब वो किस फिनोमिना की बात कर रहे हैं? वो जो सुबह सुबह ठंडी हवा चलती है, जो बर्ड्स सिंग करती हैं, ये चर्पिंग जो करती हैं चिड़िया जब उड़ती हैं सुबह, एंड द अराइवल ऑफ द सन, और जो सन जो है वो अराइव करता है, सूरज उगता है। आई एम फिल्ड विथ ऑ एट हाउ नेचर ब्रिंग्स टुगेदर all the elements that go into making this moment possible and feel thankful to God। क्या कह रहे हैं वो कि मैं भर जाता हूँ, मैं भावुक हो जाता हूँ ये देख करके कि इस मोमेंट को पॉसिबल करने के लिए नेचर जो है वो किस तरीके से सारे एलिमेंट्स को एक साथ लाता है। बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, ठीक है, यानी कि एक तरफ चिड़िया जो है वो चहक रही है, सूरज उग रहा है, बादल ऑरेंज कलर के हो गए हैं, क्लियर, एसेंस समझना, ठीक है। मैं फिर से पढ़ती हूँ। आई एम फिल्ड विथ awe at how nature brings together all the elements that go into making this moment possible and feel thankful to God। और मैं शुक्रिया करता हूँ भगवान का कि मुझे ये विटनेस करने को मिल रहा है, मैं ये विटनेस कर पा रहा हूँ। एंड सीरियसली इट्स अ ब्लेसिंग। अगर आप सुबह 5 बजे उठ के और उगता हुआ सूरज देख पाते हो, और वो ऑरा जो उस टाइम का होता है ना, उस टाइम की जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको अगर आप फील कर पाते हो तो ये एक ब्लेसिंग की तरह है। आप खुद को ना पूरे दिन में एकदम इंटायरली डिफरेंट पाओगे, फिर आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि जिस तरीके से नेचर सारे इस फिनोमिना को पॉसिबल, इस मोमेंट को पॉसिबल करने के लिए सारे एलिमेंट्स को एक साथ लाता है, वो देखने वाली चीज है। उसको देखना, उसको विटनेस कर पाना, ये भी एक तरीके से देशभक्ति ही है कि हम उस मोमेंट को विटनेस कर पा रहे हैं। एंड प्लस एक और सिंबलाइज मीनिंग जो यहाँ से निकल के आती है वो ये कि इफ यू वांट टू गिव समथिंग इन अ पॉजिटिव मैनर टू समवन इन अ पॉजिटिव मैनर, अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हो या किसी के लिए कुछ देना चाहते हो एक पॉजिटिव मैनर में, तो उसके लिए आपको अपने अंदर की जितनी एनर्जी है ना, जो भी पॉजिटिविटी है, वो एक साथ लानी पड़ेगी। अगर आप किसी को पॉजिटिव फील कराना चाहते हो, इट इज नॉट पॉसिबल कि आपने बस स्माइल कर दिया तो मतलब सामने वाला पर्सन अच्छा फील करने लगेगा, नहीं, वाइब्रेशन मैटर्स। तो यहाँ पे यही वो बता रहे हैं, इतने छोटे से मोमेंट को पॉसिबल करने के लिए नेचर अपनी पूरी एनर्जी एक साथ ले आता है।
हर एक छोटे छोटे एलिमेंट पे वो वर्क करता है। आई हैव बीन फॉर्चुनेट इन दैट माई वर्क हैज टेकन मी टू वेरी मेनी ब्यूटिफुल प्लेसेस दैट ओपनड अप माई माइंड टू द कॉस्मिक रियलिटी। मैं सौभाग्यशाली हूँ, यानी कि मैं फॉर्चुनेट हूँ, मैं लकी हूँ इस मामले में कि मेरा जो काम है ना वो मुझे ऐसी बहुत सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस यानी बहुत सारी अच्छी सुंदर जगहों पे लेके गया है। ऑब्वियसली बात है, उनकी वर्क की वजह से उनको बहुत सारी ब्यूटीफुल जगह पे जाना पड़ा ना, इसलिए वो अपने वर्क को रिस्पेक्ट दे रहे हैं यहाँ पे कि उनका वर्क ऐसा है कि उसकी वजह से वो ऐसी प्लेसेस पे घूम पा रहे हैं, जा पा रहे हैं। और जितनी प्लेसेस हैं, जितनी बार वो ऐसी प्लेसेस पे गए हैं, उन सारी प्लेसेस ने उनका दिमाग खोल दिया है किसमें? टू द कॉस्मिक रियलिटी। कॉस्मिक रियलिटी बेसिकली अगर हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझें तो यूनिवर्स की जो रियलिटी है, ठीक है, जो यूनिवर्स अपने अंदर पावर होल्ड करता है, उसको, उस वाइब्रेशंस को फील करने की जो एक एसेंस है उसको, ठीक है। अब पता है ये कौन रिलेट कर पाएगा? ये इस लाइन से वो इंसान रिलेट कर पाएगा जिसका पहले का रूटीन कैसा हो कि वो रात भर जगता हो, सुबह 4 बजे सोए और फिर 10 बजे उठ जाए, लेकिन एक दिन वो भूले से 12 बजे सो गया और उसकी आंख 5 बजे खुल जाती है, और जब वो बाहर निकलता है अपने कमरे से, उस टाइम पे जो फील होगी ना, वही चीज है यहाँ पे, ओपनड अप माई माइंड टू द कॉस्मिक रियलिटी। उस समय उसका दिमाग ये समझ पाएगा कि नेचर एक्चुअली में क्या होल्ड करता है अपने अंदर, वॉट एक्चुअली द नेचर होल्ड्स, क्या हकीकत क्या है। जो लोग कहते हैं कि सुबह उठना चाहिए, अच्छा होता है, वो क्यों कहते हैं, वो उसको तब समझ में आएगा। तो यहाँ पे वही वो कह रहे हैं कि मैं जितनी बार ऐसी जगहों पे गया हूं ना, मेरा दिमाग खुल गया है, मेरा दिमाग नेचर की तरफ और ज्यादा बेंड ऑन हुआ है। One such was चंडीपुर इन उड़ीसा, और ऐसी ही जगहों में से एक जगह है उड़ीसा में जिसका नाम है चंडीपुर, जहां पे वो गए थे अब्दुल कलाम जी। फ्रॉम कोलकाता द डिस्टेंस टू बालासोर इज अराउंड 234 किलोमीटर्स। अगर हम कोलकाता से बात करें तो कोलकाता से बालासोर की जो डिस्टेंस है वो 234 किलोमीटर्स है, और चंडीपुर जो है वो 16 किलोमीटर्स है। क्लियर? फ्रॉम द टाउन, यानी टाउन से। द नेम मीन्स द एडोब ऑफ गॉडेसेस चंडी और दुर्गा। चंडीपुर का मतलब क्या हुआ? चंडीपुर का मतलब है होम। एडोब से यहाँ पे आप इजिली मीनिंग समझ लो तो होम है, होम ऑफ गॉडेसेस चंडी और दुर्गा, यानी दुर्गा जी का नाम चंडी भी है, तो चंडीपुर का ये मीनिंग हुआ। द बीच हेयर इज श्योरली अमंग द फाइनेस्ट इन इंडिया। चंडीपुर में जो बीच है, वो ये कह रहे हैं अब्दुल कलाम जी कि जो वहाँ का बीच है वो मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि वो फाइनेस्ट बीच है पूरे इंडिया में। अब या वहाँ जो गया है वो इस चीज को और अच्छे से एसेंस का ले पाएगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा है। At low tide, the water recedes 3 kilometers as the tides follow their rhythmic cycle. ठीक है, अच्छा, अब जो टाइड होता है उनकी एक रिदमिक साइकिल होती है। रिदमिक साइकिल क्यों बोला? क्योंकि उनकी जो साइकिल होती है, अगर आपने ज्योग्राफी में हाई टाइड लो टाइड पढ़ा होगा तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है और वो उसी टाइम पीरियड में ही आती हैं, उस टाइम पीरियड के बाहर नहीं आती हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे रिदमिक साइकिल मेंशन है, सिर्फ साइकिल मेंशन नहीं है। बिकॉज देखो, जो साइकिल होती है ना वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन जो हाई टाइड और लो टाइड है वो आता ही आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द दिस सीजन। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर लो टाइड का मौसम है तो उस समय हाई टाइड आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पे रिदमिक साइकिल मेंशन किया है उन्होंने इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग ओनली साइकिल। ये क्लियर हुआ? अब हम समझते हैं लो टाइड के वक्त वो क्या कह रहे हैं। लो टाइड के वक्त जो वाटर होता है वो 3 किलोमीटर पीछे होता है,
ठीक है, यानी जो एक्चुअल जहां से अगर आप लोगों ने सी देखा हो तो उसकी जो लहरें होती हैं, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक वीडियो, देख रहे हो कैसे सी की इसमें वेव्स उठ रही हैं। तो ये जो वेव्स हैं ये बहुत आगे नहीं आती हैं, लो टाइड के वक्त ये पीछे चली जाती हैं। तो वहां पे यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि वो 3 किलोमीटर्स पीछे रहती हैं एज द टाइड्स फॉलोड देयर रिदमिक साइकिल, यानी जैसे उसकी साइकिल होती है उसी के अकॉर्डिंग। द लोनली बीच, द विस्परिंग ऑफ टेमरिस्क ट्रीज बहुत ही पुराने ट्रीज होते हैं, एक बेसिकली शर्ब्स टाइप का होता है, देखो दिख रहा होगा आपको फोटो, इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड द कूल ब्रीज क्रिएट अ फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम। द लोनली बीच, लोनली क्यों कहा गया? क्योंकि जब आप अगर बीच पे गए होगे तो आपने फील किया होगा, अगर वो बीच टूरिस्ट बीच नहीं है, अगर वो बीच टूरिस्ट बीच नहीं है, और अगर टूरिस्ट बीच है भी तो आप रात के वक्त जाइए जब टूरिस्ट कम होते हैं, वहां पे आपको पिन ड्रॉप साइलेंस नजर आएगा। मतलब जो लहरें आती हैं वो एकदम क्लियरली सुनाई देती हैं आपको, एकदम क्लियरली, बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे इसीलिए लोनली बीच कहा गया है कि ऐसा बीच जो खाली हो, जहाँ पे शांति हो। द विस्परिंग ऑफ टेमरिस्क ट्रीज, और जो पेड़ हैं जो वहाँ पे टेमरिस्क ट्रीज लगे हुए हैं, वो जो हवा की वजह से जब हिल रहे हैं तो उनसे जो आवाजें आ रही हैं। एंड द कूल ब्रीज, और जो ठंडी ठंडी हवा चलती है बीच के किनारे, क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम। ये सारी चीजें एक साथ मिलके एक फीलिंग को बर्थ देती हैं, एंड दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम स्टेट का मतलब सबको पता होगा ना कि काम स्टेट का मतलब शांति मिले, यहाँ पे पीस मिले। बट यहाँ पे कामनेस की डिग्री को इंक्रीज करने के लिए आगे उन्होंने एक वर्ड लगाया है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम। यानी कि कह रहे हैं वो कि एक ऐसी शांति जो आपको कहीं नहीं मिल सकती। एंड येस, दिस इज अ फैक्ट, ये रियलिटी है कि जब आप घाट के किनारे या जब आप बीच के किनारे जाकर के बैठते हो, वहां पे आपको जो शांति और जो कामनेस मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिल सकती। एंड यू विल फील दिस फ्रॉम इनसाइड। ऐसा नहीं है कि बाहर शांति है, बाहर शोर नहीं हो रहा है तो इसलिए कामनेस मिल रही है, नो। आपको अंदर से, आपका जैसे ना हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कभी कभी, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा जब वर्क में इंडल्ज हो जाता है, ठीक है, जब बहुत सारी थॉट प्रोसेस में इंक्लूड हो जाती हैं हमारे माइंड में, तो हम परेशान हो जाते हैं ना, राइट। हमें डिप्रेशन सा फील होने लगता है। उस स्टेट में अगर आप घाट के किनारे या बीच के किनारे जाकर के बैठते हो ना, तो एक अलग सी कामनेस आती है। आप पहले तो आपके अंदर जितना भी नेगेटिव चीज़ है वो बाहर आएगा, चाहे वो रो के आए, चाहे वो चीख के आए, चाहे वो जैसे भी आए, पहले वो बाहर आएगा। एंड देन उसके बाद जो कामनेस फील होती है, दैट इज ऑसम, बहुत अच्छी होती है वो, और वो कहीं नहीं मिल सकती। दैट इज वाई यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम मेंशन किया गया है। आई यूज्ड टू वॉक ऑन द बीच टू द माउथ ऑफ द रिवर स्वर्ण रेखा। वहां पे एक रिवर है स्वर्ण रेखा, उस रिवर की शुरुआत, माउथ मतलब शुरुआत, जहां से उस रिवर की शुरुआत होती है, वो बीच से पूरा टहलते टहलते वहां तक जाते थे। क्यों लिखी उन्होंने ये लाइन? आई यूज्ड टू वॉक ऑन द बीच टू द माउथ ऑफ द रिवर स्वर्ण रेखा। वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं क्यों टहलता हूँ, मैं टहलने को इतना प्रेफरेंस क्यों देता हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं टहलता हूँ, जब वो टहलते हैं, क्यों गए वो टहलते हुए, ये मेंशन करने वाली बात नहीं थी ना। ऑब्वियस सी बात है कि हम बीच में जाते हैं तो हम टहलते ही हैं, वहां पे बाइक तो चलाएंगे नहीं हम, कॉमन सी बात है। बट उन्होंने मेंशन क्यों किया है स्पेशली? क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो टहलते वक्त वो जो ऑरा है उसको फील करते हैं, वो जो नेचर उनको दे रहा है, जो नेचर की ये ब्लेसिंग है, वो उसको फील करते हैं। और वो फील करते करते स्वर्ण रेखा जो है उसके रिवर की स्टार्टिंग तक जाते हैं। द रिवर्स वास्ट स्प्रेड, जो रिवर थी, स्वर्ण रेखा जो रिवर है, वो बहुत ही बड़ी जगह पे फैली हुई है, यानी वो बहुत बड़ी है। एंड द बिविचिंग सीजलेस रिपल्स ऑफ इट्स वाटर, और जो उसके पानी की कलकल है, उसको एज एन एडजेक्टिव उन्होंने बताया है बिविचिंग एंड सीजलेस का यूज करके, कि उसकी पानी की जो कलकल है हिप्नोटिक,
वो हिप्नोटिक थी इन देयर इफेक्ट्स, यानी वो जो इफेक्ट्स डाल रही थी वो हिप्नोटिक इफेक्ट था एक तरीके से। जब आपने देखा होगा पानी बहता है तो कलकल कलकल आवाज करता है, तो उसकी जो आवाज आ रही थी जो उनके कानों में पड़ रही थी, उसका जो इफेक्ट था वो ऐसा था कि लोग मगन हो जाएं एकदम। ठीक है, अच्छा बहते हुए पानी को कौन कितनी देर तक सुन सकता है? टाइम के बाद आपको लगेगा ना कि अरे क्या पानी की आवाज सुन रहे हैं हम बैठ करके, यही काम रह गए मेरे पास। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो यही एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, इसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, ये इसकी भी अपनी एक कामनेस है। वो आपको तब फील होगी जब आप अंदर से खुद स्टेबल रहोगे, जब आपका मन शांत रहेगा, तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। वो यही कह रहे हैं, यही तो वो बताना चाह रहे हैं, तभी तो उन्होंने ये लाइन लिखी है कि आई यूज्ड टू वॉक ऑन द बीच टू द माउथ ऑफ द रिवर स्वर्णरेखा। तो वो यही कह रहे हैं कि जो पानी की जो कलकल थी ना, वो हिप्नोटिक इफेक्ट दे रही थी, उसका जो इफेक्ट था वो मग्न कर देने वाला था, ऐसा लग रहा था कि वो बैठ करके उसको सुनते ही जाएं। इट वॉज अ फीलिंग as close to bliss as I have ever felt। वही बात जो मैंने बताई कि ये एक ऐसी फीलिंग थी, ऐसा लग रहा था मैं बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, इतना ब्लेस्ड मैंने कभी फील नहीं किया है अंदर से। बेसिकली ये लाइन जो है, इट वॉज अ फीलिंग एज क्लोज टू ब्लिस एज आई हैव एवर फेल्ट, ये लाइन ये भी शो कर रही है कि अ पर्सन इज इनफ in herself or himself, but the thing is कि हम उस चीज को फील ही नहीं कर पाते हैं कि हम खुद में पूरे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपनी जिंदगी अकेले जी लेंगे, नो नॉट एट ऑल। आई एम जस्ट सेइंग कि आप इफ यू लव समवन, यू कैन ओनली लव समवन इफ यू लव योरसेल्फ। ठीक है, आपको इनफैक्ट नेचर भी, आपको नेचर की भी सुंदरता तभी नजर आएगी जब आप खुद के अंदर अच्छा देखना जानो। ठीक है, जब आप खुद में कंप्लीट फील करोगे तभी आपको दूसरों मतलब नेचर जो है या सामने वाला पर्सन जो है उसका एक इफेक्ट नजर आएगा। यस देयर आर एक्सेप्शन, अगर हम उन एक्सेप्शंस को हटा दें, मैं उसके बाद की बात कर रही हूँ। क्लियर? सो ये लाइन यहाँ पे यही कह रही है कि वो बहुत ब्लेसफुल फील कर रहे थे, मतलब उनको इतना ज्यादा अच्छा, इतना ज्यादा ब्लेसफुल कभी इससे पहले फील नहीं हुआ। We started test firing our missiles from the Sriharikota range of ISRO। इसरो का फुल फॉर्म तो पता ही होगा आप लोगों को, मतलब अगर नहीं पता है, मैं इसरो का फुल फॉर्म तो नहीं बता रही, अब आप लोग गूगल कर लीजिए अगर नहीं पता है तो, और कर लीजिए बिकॉज जरूरी है, पता होना चाहिए। वी स्टार्टेड टेस्ट फायरिंग आर मिसाइल्स फ्रॉम द श्रीहरिकोटा रेंज ऑफ इसरो बट नीडेड आर ओन मिसाइल टेस्ट रेंज। हमने अपनी मिसाइल्स की जो टेस्ट फायरिंग थी वो श्रीहरिकोटा रेंज से शुरू कर दी थी, जो कि इसरो की रेंज है, वहां से हम अपनी मिसाइल्स टेस्ट करते थे, लेकिन हमें अपनी खुद की मिसाइल टेस्ट रेंज भी चाहिए थी। द इंट्रीम टेस्ट रेंज, जिसको हम क्या कहते हैं, द ITR, द इंट्रीम टेस्ट रेंज, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रीम टेस्ट रेंज, ITR, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1989। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में एज अ डेडिकेटेड रेंज फॉर लॉन्चिंग मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड फ्लाइट टेस्ट व्हीकल्स। डेडिकेटेड एडजेक्टिव का यूज क्यों किया गया है? जस्ट टू शो कि ये परफेक्ट थी। दिस रेंज, ये जो रेंज थी जो उन्होंने बनाई, दैट वाज परफेक्ट फॉर लॉन्चिंग मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड फ्लाइट टेस्ट व्हीकल्स। अब ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि मिसाइल्स, रॉकेट और फ्लाइट टेस्ट व्हीकल्स क्या है। Okay, a number of missiles of different class including multi-role त्रिशूल। अब यहाँ पे वो नाम बताएंगे कि कौन कौन सी मिसाइल्स उन्होंने टेस्ट करी हैं। वहाँ पे बहुत सारी मिसाइल्स टेस्ट की गई वहाँ पे, डिफरेंट क्लास यानी अलग अलग जेनर की, कोई मिसाइल कुछ करती है, कोई मिसाइल कुछ करती है, दैट इज यहाँ पे डिफरेंट क्लास मेंशन है, इंक्लूडिंग मल्टी रोल त्रिशूल। आप नाम बताएंगे एंड आप नेम्स को अंडरलाइन करते चलेंगे। मल्टी रोल त्रिशूल, मल्टी टारगेट
कैपेबल आकाश यानी आकाश मिसाइल है, उसका ये कह लो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मल्टी टारगेटेबल है। द एंटी टैंक नाग मिसाइल, द सर्फेसेटो सरफेस मिसाइल पृथ्वी and the long range technology demonstrator Agni have been test fired from the ITR। ये जितनी भी मिसाइल्स के नाम बताए हमने अभी पढ़े हमने अभी, ये सारी मिसाइल्स जो है उनकी जो टेस्ट फायरिंग थी वो ITR से ही करी गई। आपने एक चीज गौर की कि इन्होंने पहले किस तरीके से नेचर का डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके बाद ये अपने काम पे आए हैं, उसके बाद इन्होंने अपने वर्क की बात कही है। देखा, गौर किया आप लोगों ने, क्यों ऐसा क्यों किया उन्होंने? बिकॉज वो ये बताना चाह रहे थे कि हाउ नेचर एंड हिज वर्क इज को रिलेटेड एंड वॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर इन एवरीवन्स लाइफ। यानी कि किसी भी पर्सन का कोई भी काम हो उसमें नेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड दैट इज व्हाट ही वांट टू टेल। इसीलिए पहले उन्होंने नेचर की बात करी। ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ये सब टाइटल से कैसे रिलेट कर रहा है। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जब ये पूरा पढ़ा करके खत्म करूंगी मैं, देन आई विल एक्सप्लेन दैट कोट। और फिर जब मैं वो जो स्वामी विवेकानंद जी का कोट है, जब मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि वो ये टाइटल उन्होंने क्यों दिया है। ओके, BrahMos, the Indo-Russian joint venture set up to develop supersonic cruise missiles। BrahMos एक basically Indo-Russian joint venture set हुआ था, किस लिए? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को डेवलप करने के लिए। has also been tested at this range, इस रेंज पे उसका भी टेस्ट किया गया था। The ITR has also supported a number of other missions such as testing of multi-barrel rocket launcher Pinaka and the pointless aircraft Lakshya। ये जो ITR है इसने और भी कई सारे मिशंस को अंजाम दिया है, यानी कई सारी मिसाइल्स, रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग यहाँ पे की गई है। उनमें से एक है लक्ष्य और दूसरी है पिनाका। The ITR has also been made capable for testing airborne weapons and systems with the help of sophisticated instrumentation। अच्छा, अब यहाँ पे ये ITR की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि ITR किस चीज़ में कैपेबल है। तो ITR जो है एयरबोर्न वेपन्स और जो सिस्टम्स होते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए भी कैपेबल है, क्योंकि उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंटेशंस लगाए गए हैं। मतलब कि वहाँ वो जो पूरी रेंज है उसमें जो चीज़ ज़रूरी होती है एयरबोर्न वेपन्स को टेस्ट करने के लिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आएगा, मैम ये एयरबोर्न वेपन्स क्या होते हैं? देखो, आपको दिख रहा होगा, इन्हें बोलते हैं एयरबोर्न वेपन्स एंड सिस्टम्स। थ्रस्ट एरियाज इंक्लूड ट्रैकिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। वहाँ पे थ्रस्ट एरिया है ऐसा जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को ट्रैक करता है। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स, वेपन सिस्टम्स डिलीवर्ड बाय द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA, multi-target weapon systems and high acceleration maneuverable missiles। मतलब ये सारी बेसिकली यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि ITR जो है वो इतना कैपेबल है कि वो इन सारी मिसाइल्स, इन सारी एयरक्राफ्ट और रॉकेट्स की टेस्टिंग कर सकता है। The ITR extends 17 किलोमीटर along the sea coast। 17 किलोमीटर, sea coast यानी समझ में आ रहा होगा किनारा, वहां पे वो 17 किलोमीटर्स में फैला हुआ है, एक्सटेंड है। Where a number of tracking instruments have been deployed, जहाँ पे बहुत सारे ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट डिप्लॉय किए गए हैं यानी लगाए गए हैं। Along the flight path of the test vehicles, फ्लाइट पाथ है टेस्ट व्हीकल्स के लिए, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट है उनको कैसे टेस्ट करेंगे अगर फ्लाइट पाथ नहीं होगा तो। फ्लाइट पाथ यानी प्लेन जिस रनवे पे उड़ता है ना उसको बोलते हैं, प्लेन या हेलीकॉप्टर्स जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो जिस रनवे पे उड़ते हैं उनको बोलते हैं फ्लाइट पाथ। Some of the significant test facilities at the ITR are a mobile and fixed इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम। अच्छा, अब ये जो सिग्निफिकेंट टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है, जो बेसिकली जनरली पाई नहीं जाती हैं बाकी सारे टेस्ट रेंज में, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है।
are a mobile and fixed electro-optical tracking system. Electro-optical tracking system है, mobile S-band tracking radar, fixed C-band tracking radar, fixed and mobile telemetry system. telemetry system है जो कि fixed है, ठीक है. range computer, फोटो प्रोसेसिंग सिस्टम, इनफैक्ट फोटो प्रोसेसिंग सिस्टम भी है ताकि वो फोटोज ले करके और बाद में देख सकें. मेटेरोलॉजिकल सिस्टम एंड रेंज सेफ्टी सिस्टम्स, इतने सारे सिस्टम्स एक्स्ट्रा जो है वहां पे डिप्लॉय किए गए हैं. कहाँ पे? ITR में, ठीक है. एन एक्सपर्ट सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड फॉर एडिंग सेफ्टी डिसीजंस ड्यूरिंग लॉन्च, ठीक है. इनफैक्ट एक्सपर्ट सिस्टम भी है वहाँ पे ताकि वो लॉन्च के वक्त जो भी सेफ्टी लेनी चाहिए उनमें उनका ध्यान रख सके, उनको बता सके, उनमें हेल्प कर सकें. द ITR इज स्लोली बट श्योरली ग्रोइंग इनटू अ वर्ल्ड क्लास रेंज. हाँ, ITR धीमे धीमे ही डेवलप कर रहा है, यानी उसकी जो ग्रोथ है वो स्लोली ही हो रही है, लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि वो एक वर्ल्ड क्लास रेंज में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रो कर रहा है. ओके. It was a hot and humid midnight sometime in July 1995. यहाँ पे जुलाई 1995 की बात हो रही है, बीच रात की, और उस समय जो बाहर का टेम्परेचर था वो हॉट और ह्यूमिड था. We were going through the results of the 4th consecutive successful flight of पृथ्वी. वो जो रिजल्ट आया था, जो पृथ्वी का वो हुआ था ना, टेस्ट हुआ था, टेस्टिंग हुई थी, तो वो सक्सेसफुल हुई थी. तो उसका जो रिजल्ट आया था उससे उसको वो पढ़ रहे थे. दे आर गोइंग थ्रू दैट रिजल्ट. पीपल्स फेसेस वर लिट अप विथ सक्सेस. और जब ये सक्सेसफुल होता है, इनका जो 4th अटेम्प्ट होता है, जब ये सक्सेसफुल होता है तो उन जो लोग वहाँ पे देखने आए थे इसकी लॉन्चिंग, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. उन लोग के चेहरे पे जो खुशी होती है वो साफ झलक रही होती है कि वो इसके सक्सेस होने की खुशी है. इसको आप फील कर पाओगे अगर आप किसी टेस्ट रेंज में गए हो और आपने अपने सामने रॉकेट लॉन्च होते हुए देखा है, मिसाइल लॉन्च होते हुए देखी और वो सक्सेसफुल रही हो उसकी टेस्टिंग. इट फील्स, मतलब उस टाइम पे ना इंडियन होने का फील आता है. यस, वी आर इंडियन, वी आर अ प्राउड इंडियन. वो अलग से ऐसे लगता है चीखो बहुत जोर से, वैसी वाली फील होती है. There was a mood of celebration. लोग जो है वो सेलिब्रेट करने के मूड में थे. More than 30 of us, 30 से ज़्यादा लोग थे हम लोग, representing 1200 hard working team members, जो कि 1200 hard working team members को represent कर रहे थे. Were pondering over the question what next. वो हम जितने लोग थे, हम 300 लोग जो 1200 टीम मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे, वो लोगों की खुशी देख करके ये सोच रहे थे अब अगला क्या. एंड यहाँ से पता है एक चीज़ जो सिंबॉलिक है और ये फैक्ट भी है कहीं ना कहीं, वो ये कि जो साइंटिस्ट्स होते हैं या जितने भी जो इंटेलेक्चुअल माइंड के लोग होते हैं ना, वो अगर उनकी एक चीज़ सक्सेसफुल हुई है ना तो वो उसको सेलिब्रेट करने में ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हैं. वो थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे एंड देन दे विल लाइक अब अगला क्या करना है, प्लानिंग करो, प्लॉटिंग करो. आपके आशुतोष सर उसमें से एक ही हैं, बट उनकी तारीफ नहीं करना, तारीफ नहीं करते उनकी. वो चढ़ जाते हैं चने के झाड़ पे, फिर वहीं घर बसा लेते हैं वो अपना. फिर हम लोग को ऐसे पेड़ हिला करके नीचे लाना पड़ता है उन्हें, इसलिए उनकी तारीफ नहीं करना. ठीक, हाँ 2 वो हैं ऐसे, बट तारीफ नहीं करनी है उनकी. ओके, चलो बढ़ते हैं हम वापस से. तो वो ना जो इंटेलेक्चुअल पीपल होते हैं ना, वो सक्सेस को इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते हैं. वो थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे एंड देन दे विल लाइक लेट्स गो बैक टू द वर्क. अब अगला क्या, अब अगली कौन सी चीज़ है जिसको हमें सक्सेसफुल करना है. ठीक है, वो ये चीज़ वो लोगों को मौका देता है कि हाँ ठीक है भैया तुम खुश हो लो. हाँ, वैसा वाला सीन. लेफ्टिनेंट जनरल रमेश खोसला, सर्कल कर लीजिए इनका नाम, विथ द रिस्पेक्ट ऑफ हिज डिग्निशन, मतलब कि लेफ्टिनेंट जनरल को भी सर्कल करिएगा. डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी
मतलब जो रमेश खोसला हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं और प्रेजेंट टाइम पे यानी उस टाइम पे जब वो थे अब्दुल कलाम जी जिस टाइम पे ये लिख रहे हैं वो डायरेक्टर थे जनरल आर्टिलरी के, जब ये टेस्टिंग हो रही थी उस टाइम की बात है। ओके, सजेस्टेड, उन्होंने ये सजेस्ट किया दैट द आर्मी नीडेड अ फ्लाइट टेस्ट ऑन अ लैंड रेंज। वो एक सजेशन देते हैं और वो ये क्या कहते हैं कि आर्मी को एक फ्लाइट टेस्ट की जरूरत है जो कि लैंड रेंज पे होगी, और वो पूरा बताते हैं कि उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा। तो वो क्या कहते हैं, विद द एक्यूरेसी ऑफ इम्पैक्ट एट द फाइनल डेस्टिनेशन विद इन 150 मीटर्स, यानी उसकी जो टेस्टिंग है वो विद इन 150 मीटर्स ही होनी है और लैंड रेंज पे होनी है, यानी ऊपर नहीं उड़ेगा। वो जो एयरक्राफ्ट है, जो फ्लाइट है, वो ऊपर नहीं उड़ेगा, लैंड रेंज पे ही उसकी टेस्टिंग होनी है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी इन टेक्निकल टर्म्स। और ये जो लैंड रेंज टेस्टिंग है जो करने वाले हैं, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, यानी CEP। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वी ओपनड अ जियोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया। उसके बाद जब वो ये प्रपोजल रखते हैं, वो ये सजेशन रखते हैं, तो उसके बाद ये लोग पूरा ज्योग्राफिकल मैप इंडिया का खोल के बैठते हैं। There were 5 tiny dots at a distance of 70 to 80 kilometers from ITR. ITR से 70 से 80 किलोमीटर, 70 से 80 किलोमीटर्स की दूरी पे 5 टाइनी डॉट्स नजर आते हैं। ठीक है, यानी जो टाइनी डॉट्स हैं बेसिकली वो प्लेसेस हैं, बट वो मैप में डॉट के ही थ्रू तो डिपिक्ट किया जाता है ना, तो वो चीज। दीज आर द व्हीलर आइलैंड। ये क्या थे, ये व्हीलर आइलैंड्स थे। व्हीलर आइलैंड्स डिस्क्रिप्शन छोटा सा आपको दिख रहा होगा। वी could not go to the Rajasthan deserts for obvious reasons। अब जाहिर सी बात है कि व्हीलर आइलैंड्स जो थे, बट हम राजस्थान डेजर्ट नहीं जा सकते ऑब्वियस रीजंस की वजह से। अब क्या बचता है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर फार अवे। और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो बहुत दूर है। एट 2 AM, रात के 2 बजे, we decided that Wheeler Islands were the right choice for the missile impact test। रात के 2 बजे पूरा जोग्राफिकल एरिया मैप सब कुछ देखने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि व्हीलर आइलैंड्स जो है वो एकदम करेक्ट चॉइस होगी मिसाइल टेस्ट के लिए। नाउ द सर्च फॉर अ सुटेबल आइलैंड स्टार्टेड। और अब जो है एक सुटेबल आइलैंड की सर्च शुरू हो जाती है। अ हेलीकॉप्टर वॉज यूज टू सर्वे द एरिया। और हेलीकॉप्टर का यूज करके वो पूरे एरिया को सर्वे करते हैं। समवन प्रपोज्ड आस्किंग द फिशरमैन टू गाइड अस टू द आइलैंड। और हम में से ही कुछ थे जिन्होंने फिशरमैन को ये प्रपोजल दिया, मतलब उनसे ये हेल्प ली कि वो हमें आइलैंड की तरफ तक गाइड कर दें। ठीक है, यानी बता दे, रास्ता बता दे, क्योंकि जो मछुआरे होते हैं उनको पता होता है ना, वो लोकल होते हैं वहां के, तो उनको सारी इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए उनसे ये लोग हेल्प लेते हैं। एक और चीज जो है वो ये कि जो लास्ट पैरा है ना, ये जो अभी हमने पढ़ा पार्ट 1 का लास्ट पैरा, ये शो कर रहा है कि कोई भी टेस्ट ऐसे ही नहीं हो जाता, कि जबकि ITR जो है वो इतना डेवलप्ड है। ठीक है, ऊपर उन्होंने बताया ना कि वो कितना ज्यादा डेवलप्ड है, बट स्टिल देखो ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास ITR है, हमें फ्लाइट का टेस्ट करना है तो वहीं कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। हर मिसाइल, हर रॉकेट, हर एयरक्राफ्ट के लिए एक सुटेबल प्लेस ढूंढी जाती है, उसके बाद टेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास रेंज है तो हम हर टेस्ट उसी पे कर रहे हैं, नहीं। इतनी डेवलप्ड रेंज होने के बावजूद they are searching for a suitable test range for that particular flight, for that particular aircraft। और उसके लिए देखिए आप लोग कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से पहले वो पूरा सर्वे करेंगे, देन उसके बाद कहीं जाके कुछ फाइनल हो पाएगा। फिर जो एक लाइन जो उन्होंने मेंशन की, जो कि बहुत छोटा सा पॉइंट है, समवन प्रपोज्ड आस्किंग द फिशरमैन टू गाइड अस टू द आइलैंड्स। क्यों उन्होंने लाइन क्यों लिखी, ये अब्दुल कलाम जी ने इसलिए लिखी है जस्ट टू मेक अस फील एंड जस्ट टू मेक अस ऑब्जर्व कि इतना बड़ा टेस्ट ऐसे ही नहीं हो जाता, उसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे लोगों का हाथ होता है जिनका नाम सामने नहीं आता, बट जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इट इज गुड
एंड ये होना चाहिए कि जो जर्नी में जिन भी लोगों ने हेल्प किया है आप उनकी रिस्पेक्ट करो. दे डिजर्व दैट रिस्पेक्टेड प्लेस, है ना. चाहे वो छोटी सी ही हेल्प क्यों ना हो, चाहे वो फिशरमैन का गाइड करना ही क्यों ना हो, बट उसने हेल्प तो की ना. दैट इज वाई यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, वरना इतना छोटा पॉइंट मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं थी ना. ओके, सो आगे का हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे. टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल.